अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ वसीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। ख़वातीन हज़रात, इसराइल हमास जंग में इस वक्त यमनी होसियों ने अपनी तोपों का रुख भारत की तरफ कर लिया। क्या ये सब यमनी होसियों की तरफ से किया गया या कोई तीसरा खिलाड़ी है जो इस वक्त भारत के साथ खेल रहा है? गुज़िश्ता रोज़ एक बड़ी खबर सामने आई कि भारत पर आज से 3 रोज़ कबल एक हमला किया गया था भारतीय शिप के ऊपर। भारत की रियासत गुजरात के साहली इलाकों पर यह हमला किया गया, जो एक अफ्रीका का एक झंडा जिस शिप पर लगा हुआ था लाइबेरिया का, और ये तेल लेकर भारत जा रहा था ये शिप, और इसको निशाना बनाया गया था एक मिसाइल की जानिब से, जिस पर अमेरिका ने कहा था कि ये ईरान ने हमला किया है। लेकिन आज एक बड़ी खबर सामने आई है कि आज भारत का एक और शिप जिस पर हमला किया गया और इसमें 25 भारतीय जो क्रू मेंबर्स थे वो इसमें थे इस जहाज़ में, और इसको भी इसी तरह निशाना बनाया गया। इस पर मज़ीद बात करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। आज एक अहम मामला ये सामने आया कि भारतीय एक शिप जो रेड सी से गुजर रहा था, उस पर एक नामालूम मुकाम की तरफ से एक मिसाइल अटैक किया गया। बज़ाहिर ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये यमनी होसियों की तरफ से अटैक है, और यमनी होसियों ने भी इससे पहला जो अटैक था वो किया था, या ईरान ने किया था, क्योंकि अमेरिका ने तो ये इल्ज़ाम आयद किया था कि जो भारतीय रियासत गुजरात के साहिल पर जो अटैक किया गया है भारतीय शिप पर, वो शायद कि ईरान ने किया है। लेकिन ईरान ने इस जो अमेरिका की ये जो इल्ज़ाम था इसको झूठा कहा, और ये कहा कि इस वक्त जो अमेरिका है वो अपनी सियासत कर रहा है और ये ईरान पर इस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है। अब आज जो सामने आया ये इंडियन एक शिप था जिसमें तकरीबन 25 जो इंडियन क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे, और इस शिप का नाम था एमवी साई बाबा। एमवी साई बाबा था जो अफ्रीका के एक मुल्क गैबॉन गैबॉन का जिसके ऊपर जिसके ऊपर इसका झंडा लगा हुआ था। इस मुल्क का, ये अफ्रीका का एक मुल्क है, और ये जो जहाज़ था ये भारत के साथ, इसकी भारतीय कंपनियों के साथ इसकी रजिस्ट्रेशन है। इसको रेड सी में निशाना बनाया गया है। अमरीकी अफवाज का कहना है कि इस पर ओसियू की जानिब से हमला किया गया है। लेकिन इस वक्त एक अहम मामला ये है कि ओसियू का इस वक्त बराह रास्त निशाना भारत क्यों हो सकता है। साबका अदवार में हमने देखा कि अगर इसराइल और भारत के आपस में तल्लुकात अच्छे रहे, या नरेंद्र मोदी के आने के बाद जो इंडिया की जो पॉलिसी थी वो शायद इस तरफ शिफ्ट हुई और कुछ इस तरह के मुआहदे किए कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए गए। लेकिन एक अहम जो चीज़ इसमें देखने की है कि इसराइल और जो फ़लस्तीन का मामला है इस पर भारत की क्या तारीख रही है। याद रहे कि भारत ने आज तक जो इसराइल और फ़लस्तीन का मामला है इसमें हमेशा फ़लस्तीन के मौक़िफ़ की हमायत की है। 1947 में भी भारत ने जो ये जो तकसीम की गई थी इसराइल को एक अलग मुल्क के हवाले से और फ़लस्तीन के इलाकों पर कब्ज़े के बाद, तो इसके ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा में भारत ने वोट दिया था। इसके बाद जब PLO बनी, PLO के हक़ में भी ये भारत वो पहला मुल्क था अरब ममालिक के अलावा कि जिसने ये तस्लीम किया था और जिसने ये कहा था कि PLO ही फ़लस्तीन के लोगों की उनकी आवाज़ उठाने वाली वो वाहिद जमात है, जिसको इंटरनेशनली शायद बाकी जो ममालिक थे उन्होंने दहशतगर्द तंजीम करार दिया था। बाद 1980 में देखा जाए तो जब फ़लस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम किया गया, तो अरब ममालिक के अलावा जो भारत था वो पहला गैर अरब मुल्क था कि जिसने फ़लस्तीन को एक अलग रियासत के तौर पर तस्लीम किया। खैर, ये तो सारे माजी के मामला थे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद भी जो पॉलिसी थी वो शायद कितनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई। कुछ हद तक चीज़ें जो थी वो इसराइल के साथ उनकी रही, तजारत रही, और कुछ असले के हवाले से, कुछ जंगी साजो सामान की खरीदो फरोख्त के हवाले से कुछ मुआहदे हुए। जब ये अटैक किया गया, रॉकेट अटैक 7 अक्टूबर को, उस वक्त नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं और इसराइल पर ये जो दहशतगर्दी का हमला किया गया है, दहशतगर्दी की तरफ से हमला किया गया है, ये इसकी हम मजम्मत करते हैं। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब मामला आगे बढ़ा, अब गुज़िश्ता दिनों अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इस जंगबंदी के हवाले से एक करारदाद लाई गई। हैरानकुन तौर पर भारत ने ये जो करारदाद लाई गई थी इसके हक़ में वोट दिया और सीज़ फायर के हक़ में वोट दिया। हालांकि इसराइल और उसके इत्तेहादी जितने भी ममालिक थे
انہوں نے اسرائیل کے حق میں ووٹ دیا تھا، اور اس طرح جو 193 ممالک میں سے 153 ممالک نے غزہ میں سیز فائر کے حوالے سے جو قرارداد تھی اس کی حمایت کی تھی، ان میں ایک بھارت بھی شامل تھا۔ یہ وہ اہم جگہ اور یہ وہ اہم موڑ ہے کہ شاید جس کی بھارت کو اب سزا ملنے جا رہی ہے، یا کچھ ایسے عناصر ہیں جو شاید بھارت کو اس چیز کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ ایران اور حزب اللہ اور جتنے بھی یہ جو تنظیمیں ہیں، انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ انڈین شپس پر جو اٹیک کیے گئے ہیں یہ امریکی افواج کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور امریکی میزائلوں سے جو بھارتی شپس ہیں وہ نشانہ بنے ہیں۔ اب یہ ایک پراسرار اور حیران کن خبر ہے کہ اگر امریکہ کے میزائلوں سے بھارت کے شپس متاثر ہوئے تو اس میں ایک اہم معاملہ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس وقت جو امریکہ اور جو بھارت کے تعلقات ہیں وہ اس وقت تناؤ کا شکار ہے۔ اس وقت جو بھارت کی جو ہم دیکھیں کہ جتنی بھی تجارت یا جتنی بھی ان کی اس وقت جنگی ساز و سامان کی خرید و فروخت کے حوالے سے جتنے معاہدے چل رہے ہیں، وہ ان کی جو پالیسی ہے اس وقت روس کی طرف شفٹ ہوئی ہے۔ اس سینیریو میں آج کل کے دنوں میں دیکھا جائے شاید کہ امریکہ پہلے اور بھارت دونوں بہت بڑے اتحادی تھے، لیکن اب کے دور میں آج کل کے ٹائم میں اس وقت جو روس ہے وہ بھارت کے زیادہ قریب ہے۔ بھارت اس سے آنے والے وقت میں کچھ ایئر ڈیفنس کی کچھ ٹیکنالوجی لینے والا ہے، S-4 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل ٹیکنالوجی، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں اس سے لینے والا ہے جو آنے والے دنوں میں بھی اس کے حوالے سے چیم گوئیاں چلتی رہی ہیں۔ شاید کہ یہ جو اٹیکس ہے یہ یا امریکہ کے حمایتی یافتہ کسی گروپ کی طرف سے بھارت پر کیے جا رہے ہوں، اور یہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے اٹیکس سے شاید کہ جو بھارت کا جو موقف ہے اس وقت عالمی دنیا کے سامنے جو اس نے غزہ کی حمایت کی ہے، شاید کہ یہ اس چیز کی اس کو سزا مل رہی ہے، اور جو روس کے ساتھ اس وقت جو تعلقات استوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت، شاید کہ یہ بھارت کو اس چیز کی سزا مل رہی ہے کہ اس وقت جو بھارتی شپس ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اس جنگ میں اسرائیل اور حماس کی جو جنگ ہے اس میں بھارت نے براہ راست ایک پہلے جب جس دن یہ اٹیک ہوا اس دن تو نریندر مودی کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آئے، لیکن اس کے بعد براہ راست ہمیں بھارت کا کہیں کردار نظر نہیں آیا اس جنگ میں کہ بھارت نے کہیں اسرائیل کو کوئی اسلحہ دیا ہو، کوئی اس طرح کی چیزیں دی ہو، یا اس کا کہیں زمینی اس پر کہیں اس کا ساتھ دیا ہو۔ صرف ایک ٹویٹ کی حد تک انہوں نے اس کی سپورٹ کی تھی۔ بعد ازاں جب عملی طور پر عالمی دنیا کے سامنے سپورٹ کرنے کا وقت آیا تو تب انڈیا نے جو اسرائیل کے خلاف جو قرارداد تھی، جو سیز وار کی قرارداد تھی، اس کو سپورٹ کیا تھا۔ آنے والے دنوں میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گی اس خطے پر، یہ بلکہ یہاں سے جو اس کے آس پاس جتنے بھی عرب ممالک ہیں اور جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی اس جنگ کی زد میں آ سکتے ہیں۔